हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 9 के विद्यार्थी बहुत ही खास और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कि हम लोग इसमें देखने वाले हैं आज आप लोगों का मॉडल सेट 1 वो भी मैथ का। इससे पहले दोस्तों आप लोग का सेट 1 मैथ साइंस का बता दिए हैं, तो जल्दी सभी को शेयर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपके जितने सारे दोस्त हैं जो क्लास 9 में पढ़ते हैं उनको शेयर कर देते हैं, सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। हाँ, मॉडल सेट आ चुका है। और दोस्तों जिस प्रकार से 10th का धुआंधार तैयारी हो रहा है आप लोगों का भी एग्जाम के बाद, यानी 10th के एग्जाम के बाद आप लोग 9th के एग्जाम के धुआंधार तैयारी होगी। और जिस प्रकार पिछले बार 9th के बच्चे फोड़े थे एग्जाम में, सब में A+ आया था, आप लोगों का भी आएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, हर एक प्रकार का सवाल कराएंगे जैसे सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है और पता है आप लोग इस पर पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो 40 प्रश्न है और 1.5 घंटे का समय है। चलिए सवालों को देखते हैं। और साइंस वाला देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप लोगों के क्लास 9 के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर हर एक मॉडल पर देख सकते हो। चलो देखिए क्या क्या सवाल है। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्या कौन होता है? या तो जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, या फिर दोस्तों जो पीरियड क्यू के रूप में हो। तो यहाँ पर इसका तो पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं। पाई परिमेय संख्या होता नहीं है। और ये पॉइंट के बाद संख्या मैच हो रहा है क्या? पॉइंट के बाद सेम संख्या आना चाहिए। सेम संख्या तो नहीं आ रहा है, 0 1 है, फिर 0 0 1 है, फिर डबल ट्रिपल 0 1, फिर 4 को 0 1 इस रहा था। तो ये भी तो होगा नहीं, क्योंकि एक जैसा आता नहीं। पॉइंट के बाद अगर ऐसा आता 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 आता रहता, तब इसको कह सकते हैं परिमेय संख्या। बट ये तो सेम नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, रूट 225 का वर्गमूल निकालोगे मेरे भाई तो आ जाएगा 15, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 225 का वर्गमूल पूरा निकल रहा है, 15 आ जा रहा है। समझ गए? निम्न में कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है? तो 3 और 4 के बीच में क्या स्थित होगा? तो आप लोग देख सकते हो 3 और 4 सबको भाग दे देखना, 3 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा। देखो 7 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 7 को जब 2 से भाग देगा तो ये आएगा 3.5। ठीक है, यानी 3.5 किसके बीच में आता है? 3 और 4 के बीच में आता है। बाकी सबको भाग दो, किसी में भी नहीं आएगा। ये आएगा 1.5, ये आएगा 0.3 बी नंबर, और ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √5 - √2 और √5 + √2। बहुत बढ़िया सवाल है। हो क्या है? √5 - √2 और है क्या? √5 + √2। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो ये ए है, इसको बी है, तो a - b × a + b क्या होता है? a² - b², यानी क्या हो जाएगा सर? तो √5 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर, बिल्कुल होगा ना। तो √5 का स्क्वायर 5 होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 5 - 2 करो, 3 आंसर आ जाएगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में। समझ रहे हो? इतना आसान आसान सवाल एग्जाम में फोड़ के आओगे आप लोग। 32 के पावर 3 2/5 है, तो क्या हो जाएगा? तो 2/5 है ना, 32 के पावर कितना है? 2/5। तो ऐसा करना, 32 को इस प्रकार गुणन करना कि उसके पावर में कितना आ जाए? 5। तो 2 के पावर में दोस्तों अगर 5 कर दे तो ये 32 हो जाता है। समझ रहे हो? 2 के पावर में क्या करेंगे? 5 करेंगे, मतलब 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 के पावर में 2 गुना 2/5। तो गुना ही में है ना 5, सॉरी यहाँ पर 5 है, ये 5 है। ठीक है, ये क्या है? ये 5 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 के पावर में 2। तो 2 के पावर में 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 आंसर हो जाएगा। 4 कहाँ पर है देखो, और मार दो ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? अगला सवाल है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? कौन? तो याद रखिए बहुपद कौन नहीं होता है? जिसके पावर में पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, जिसके पावर में पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ऑप्शन ए देखो क्या है? x² पूर्ण संख्या है पावर में, ये बहुपद हो जाएगा। इसमें क्या है? x + 3y, ये भी पूर्ण संख्या है तो ये भी बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ जो y है बट्टा में इस प्रकार है, x + 5/y + 105 है ना। तो ये y जो है दोस्तों बटा में है कि नहीं है? तो बटा में होगा तो ये क्या होगा? बहुपद कभी भी नहीं होगा। याद रखना, जब भी चर पावर किसका देखते हैं? x y z का पावर देखते हैं। समझ रहे हो? तो जब भी x y z के पावर पूर्ण संख्या होगा, यानी 1 2 3 4 प्लस, मतलब प्लस में अगर कोई पावर है 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तो बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस में है, बटा अगर कोई है चर बटा में है तो कभी भी वो बहुपद नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो x - 2 है, सिंपल सा, ये तो हो ही जाएगा। समझ रहे हो? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया। बहुपद x - 2 का शून्यक, तो शून्यक जब भी निकालने बोलेगा ना तो बस उसको बराबर 0 पुट कर देना। शून्यक मतलब x का वैल्यू होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2 हो गया। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। समझ रहे हो ना? इसका घात निकालने वाला, तो घात दोस्तों वो होता है जिसके पावर में सबसे ज्यादा होता है वही घात हो जाता है। तो देखो सबसे पावर में ज्यादा क्या है? तो x के पावर में 4 है ना, तो वही घात हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, जो पावर में सबसे ज्यादा होता है वही घात कहलाता है। तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद इतना को x + 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान ज्ञात करें। तो देखो शेषफल कैसे निकालेंगे इसमें? तो इसमें शेषफल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले आप क्या करना, जो छोटा वाला है ना x + 1 बराबर 0 पुट कर देना। x + 1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? -1 हो जाएगा। अब इस -1 ठो को इसमें बैठा दो, px में बैठा दो।
एक्स यहाँ पे क्या बैठा दूँ -1, चलो बैठाते हैं। तो पी एक्स निकालना है तो पी एक्स जब -1, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या कर दूँ -1, एक्स का क्यू तो -1 का क्यू, समझ गए। अगर है एक्स का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर। अगला क्या है एक्स है तो वहाँ -1 हो जाएगा, और क्या +1 तो +1। देखो -1 का क्यू क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। -1 को 3 बार गुना करो, -1 गुना -1 गुना -1, -1 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -1 ही हो जाएगा। प्लस है -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस का 1 -1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 1 पहले से, तो +1 -1 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर जो होगा दोस्तों 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का। एक्स अक्ष पर दोस्तों अगर कोई बिंदु होता है, एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, अगर यहाँ पर किसी बिंदु को निकालते हैं तो यहाँ पर एक्स तो होगा बट वाई होगा क्या, तो एक्स अक्ष पर दोस्तों को पता है वाई नहीं होता है, तो एक्स अक्ष पर अगर किसी बिंदु का निर्देशांक निकालते हो तो एक्स 0 होता है। अगर वाई अक्ष पर निकालने बोले तो यहाँ पर दोस्तों एक्स तो नहीं मिलेगा, ये वाई का घर है, तो वाई का घर में एक्स को ढूंढोगे कहाँ मिलेगा, तो एक्स हो जाएगा 0 और वाई का वैल्यू हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो एक्स वाई 0 वाई अक्ष का निर्देशांक होगा, और एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा एक्स 0, तो एक्स अक्ष का पूछा है तो क्या होगा एक्स 0 कहाँ है, देख लो सी नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक दोस्तों है 0,0। ओके, बिंदु 0,-7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है, तो 0,-7 दोस्तों कहाँ पर स्थित होता है, देख लो ये है, ये इधर प्लस रहता है एक्स वाला, इधर माइनस रहता है एक्स वाला, समझ रहे हो ना, इधर 1 2 3, तो 0 है, 0 मतलब ये जी यहाँ पर 0,0 होता है बीच में। अब -7 किधर गया है, वाई में गया है, तो वाई किधर पड़ता है दोस्तों, वाई ऊपर रहता है और नीचे रहता है, तो -7 है ना, -7 तो नीचे ही होगा ना, ऊपर वाला तो प्लस वाला रहता है ऊपर वाला, तो माइनस मतलब इस अक्ष में कहीं पर होगा ना, तो इस अक्ष में क्या है वाई अक्ष में हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण 3x + 2y का एक हल है तो k का मान क्या होगा। तो देखो x का वैल्यू और y का वैल्यू बस बैठा दो, k का वैल्यू निकल जाएगा। क्या है दोस्तों 3x + 2y बराबर क्या है ना, तो 3x का वैल्यू क्या है 1 + 2y का वैल्यू कितना है, देखो 2 है ना, यहाँ पर देख लो, तो बैठा दिए दोनों को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर k का वैल्यू निकाल लो, तो 3 एकम 3 + 2 दूनी 4 बराबर k, यानी k बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान सवाल है बच्चा। एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण दोस्तों याद रखना, एक्स अक्ष का समीकरण पूछा है ना, तो ये 1 मिनट, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष का समीकरण पूछोगे तो यहाँ पर वाई का मान क्या होता है 0 होता है, तो याद रखना अगर एक्स अक्ष का समीकरण पूछे, ठीक है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 0, और अगर वाई अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, याद रखना। अगर x अक्ष का समीकरण पूछे तो x y बराबर 0, और अगर y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो क्या लिखोगे x बराबर 0। यहाँ पर x अक्ष का पूछा था तो y बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण 2x + y = 5 का हल है। 2x + y = 5 का क्या हल है, तो देख लो वैल्यू बैठा करके, x और y का अलग अलग वैल्यू बैठाओगे तो जिसमें सही हो रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 2,2, तो 2 बैठा के देखते हैं, यहाँ पर बैठाओगे 2x जगह पे 2 2 4 हो जाएगा, और y की जगह पे 2 बैठाओगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको बैठाओगे आप 2 एकम 2 हो जाएगा, और +2 4 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको बैठा के देखते हैं सी नंबर को, ठीक है, देखो 2x है तो x जगह पे क्या बैठा देंगे 2 बैठा देंगे, प्लस है y का वैल्यू कितना 1, कितना आना चाहिए दोस्तों, इधर 5 है ना, तो 5 आना चाहिए, तो देखते 5 आता कि नहीं, 2 2 4 और 1 5, बिल्कुल आ रहा है, मतलब इधर भी 5 आ रहा है और इधर भी 5 आ जा रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही है। कौन बोला, ये वाला ऑप्शन सी। इसको करोगे तो इसमें भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वलिटी का कथन की समकोण की सभी समकोण का एक दूसरे के बराबर होते हैं, निम्न सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, सभी नंबर एक दूसरे के बराबर ही होगा ना, तो क्या है ये एक अभिधारणा है। ठीक है, क्या है अभिधारणा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु दे दिया यहाँ पर, 1 मिनट, एक बिंदु इस प्रकार से दे दिया है, कितनी रेखाएं खींच सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, अनंत खींचो ना, कोई दिक्कत नहीं, खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, थक जाओगे, तो ये अनंत रेखा खींच सकते हैं, अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोला है कि 70 डिग्री का पूरक कोण, जब भी पूरक कोण निकालने बोले सीधा 90 माइनस कर देना, 90 - 70 डिग्री कितना हो जाएगा 20 डिग्री, तो 20 डिग्री कितने, ऑप्शन नंबर सी में है। अगर संपूरक कोण का बोलता तो 180 माइनस कर देता, आंसर आ जाता, समझ रहे हो। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज है। बोल रहा है अगर एक कोण शेष 2 कोण के योग के बराबर है तो वो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा। देखो क्या होगा, यदि एक कोण, ठीक है, शेष 2 कोणों के योग के बराबर है, मान लो कोई त्रिभुज, मैं अभी मान लेता हूं, ये जो अकेला है इन दोनों के बराबर होगा, ये अकेला है इन दोनों के बराबर होगा, ठीक, तो क्या होगा, पूरा तो 180 होता है,
मतलब क्या बराबर होगा, मतलब ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, और ये दोनों अकेला मिलके 90 डिग्री होगा, कह सकते हो ना। तो ये 90 डिग्री होगा, मतलब क्या समकोण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का एक कोण दो कोणों को बराबर हो तो त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समझ गए ना कैसे होता है, क्योंकि आधा आधा बढ़ जाएगा ना। आकृति में x का मान निकालने बोला तो ये दोस्तों रूल होता है, या तो आप इस प्रकार से निकालो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करके ये वाला अंदर वाला कोण निकाल लो, और इसके साथ 180 वाला काम कर दो कि x प्लस इतना बराबर 180, तो वहां से x निकल जाएगा। नहीं तो क्या करना, जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा ना, तो बस बाहर में जो कोण निकालना है, अंदर दोनों को जोड़ दो, बाहर वाला आंसर आ जाएगा। अंदर में क्या है 50 और 40, तो 50 और 40 90 डिग्री आपका x बराबर, खाली बाहर अंदर वाला को जोड़ दो, आपका आंसर आपके सामने है। इस प्रकार जब भी सवाल रहेगा तो 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो। निम्नलिखित में कौन सी सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, तो दोस्तों ए सर्वांग समता की कसौटी नहीं होती है, ठीक है, बाकी सारी होती है जो है ऑप्शन से। त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर ए सी और कोण ए सी बराबर 70 डिग्री हो तो त्रिभुज एबीसी का मान क्या होगा। कोण एबीसी का मान, तो देखो त्रिभुज क्या बोल रहा है एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं हम। चलो भैया बना लिए ए बी सी। अब बोल रहा है कि ए बी बराबर ए सी है, चलो ए बी बराबर ए सी, ये दो भुजा बराबर है, और ए सी बी बराबर 70 डिग्री। ए सी बी मतलब ए सी बी कौन, ये वाला पड़ रहा है, ये कितना डिग्री है, 70 डिग्री है, ठीक है। तो ए बी सी का मान क्या होगा, तो ए बी सी का मान, इसका मान क्या होगा, देखो ये बराबर ये है, बराबर मतलब बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर होगा। ये कोण क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि भुजाएं बराबर है, तो बराबर कोण बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, ये आप लोग का रूल है। तो ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो ए बी सी भी 70 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल दिया है कि चतुर्भुज के चार कोण का अनुपात दिया है, ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। तो देखो चार अनुपात दिए, जब भी अनुपात भी दिया रहेगा उसको हम एक्स में मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 3x मान लेंगे। आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, कोई भी चतुर्भुज जो होता है दोस्तों चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, बोल सकते हैं ना। तो चारों कोणों को जोड़कर 360 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चारों कोण क्या क्या है, तो पहला है 3x, दूसरा है 5x, तीसरा है 9x और चौथा है 13x, ठीक है। सभी को जोड़कर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हमारा हो जाएगा। समझ गए, सबको जोड़ो क्या होगा, 13 5 3 8 8 16 17 17 और 13 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 30x, सॉरी 30x होगा, ठीक है 30x। अब बराबर होगा 360, काट देना इसको, x बराबर होगा 360 बटा 3, 30, 1 0 कटेगा, 3 12 37, 12 में कट जाएगा। यानी x का जो वैल्यू होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। तो 12 कहाँ पर है देख लो, 12 आप लोग का 12 डिग्री, सॉरी x का वैल्यू 12 डिग्री आया ना। छोटा कोण निकालना है, सबसे छोटा कोण। अभी तो आपका x का वैल्यू आया, x बराबर 12 आया ना, छोटा कोण क्या हो जाएगा, छोटा कोण है सबसे पहला 3x, 3x का वैल्यू निकाल लो, 3 गुना 12 कर दो, ये छोटा कोण हो जाएगा, 3 बार 36 डिग्री, तो 36 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गया ना, बस x का वैल्यू निकल गया, बस 3x निकाल दो, छोटा कोण निकल जाएगा। बड़ा कोण बोलता तो 13x निकाल लेते। किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंड को द्वारा बना चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है। पूरा कोई चतुर्भुज है, ठीक है। अब उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मान लो ये एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है। अब इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु यहाँ यहाँ ऐसे करके मिलाते हैं तो ये क्या होता है, याद रखना एक समांतर चतुर्भुज होता है। याद रखना जब भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु मिलाकर के कोई चतुर्भुज तैयार होता है तो होता है क्या, समांतर चतुर्भुज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये तो बहुत ही आसान सवाल दिया है, क्या निकालना है यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल सा आपका आधार दिया है बीसी का मान, ऊंचाई ए का मान दिया है, तो आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। आधार इंटू समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, या फिर हाफ गुने d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या होता है दोस्तों, वो कर्ण विकर्ण होता है। यहाँ तो विकर्ण है नहीं, ये दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो आधार इंटू ऊंचाई कर दो, यानी कि आधार क्या है, आधार क्या है दोस्तों, आधार है बीसी। तो बीसी कितना है देखो 7, तो 7 गुना 5 करो, आंसर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आप लोग ऑब्जेक्टिव आप लोग सॉल्व नहीं करना, आप लोग बस आंसर लाना है, तो बस समझ लो और आंसर ले आओ। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर तो समांतर चतुर्भुज का क्या होगा। दोस्तों एक रूल होता है, क्या होता है कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है तो समांतर चतुर्भुज का भी जी हाँ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वृत्तखंड डैश एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड दोस्तों किसके और किसके बीच का भाग होता है, तो वृत्तखंड दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से होता है। देखो वृत्तखंड एक चाप, इस प्रकार का चाप हो गया, एक मिनट ये देख लो, ये वृत्त हो गया ना, ये हो गया वृत्तखंड। तो ये एक चाप हो गया और ये जीवा होती है ना, तो जीवा और चाप के बीच का ये खंड होता है, तो यहाँ पर क्या हो, जीवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तीन असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त, असंरेखी मतलब क्या, तीनों बिंदु जो होगा एक लाइन में नहीं होगा। अगर एक लाइन में हुआ तो ये तो संरेखी हो गया, एक ही लाइन में है। अगर तीनों अलग लाइन में है तो इससे और कितना वृत्त खींचा जा सकता है। असंरेखी हो गया तो चूंकि तीनों अलग लाइन में है तो इससे और कितना वृत्त खींच सकता है। देखो यहाँ से होकर इस प्रकार से दोस्तों
सिंपल एक ही वृत्त खींच सकते हो, और वृत्त थोड़ी खींच सकते हो, सिर्फ एक ही खींच पाओगे। और कहाँ पे खींचोगे, खींचो कहाँ पर, जैसे भी खींचोगे तो एक ही वृत्त खिंचाएगा ना, तो खिंचाएगा नहीं। तो एक वृत्त सिर्फ खींचा सकता है, एक और केवल एक। ठीक है। आकृति में ए सी बी का मान क्या होगा, याद रखना दोस्तों, ए सी बी यहाँ फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर जो कोण निकालते हैं ना, यहाँ के कोण का आधा होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, आपको जो कोण ए सी बी निकालना है, ए सी बी, तो यहाँ पर जो कोण है क्या है, कोण ए ओ बी, इसका कर देना आधा। कितना यहाँ पर 50 डिग्री आया ना, 50 का आधा कर देना, आंसर हो जाएगा 25 डिग्री। ये आपका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल फिक्स है। बस अगर यहाँ वाला दे दे और यहाँ वाला निकालना बोले तो डबल कर देना। मान लो यहाँ 30 है, यहाँ वाला निकाल दो 60 हो जाएगा। समझ रहे हो, बस यही चीज़ है। एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ए कोण ए 60 डिग्री है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं यदि बीसी तथा एसी का अंतर, देखो एक त्रिभुज है एबीसी इस प्रकार से, ठीक है, ए बी सी, बोला है कोण ए कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है, और ए बी कितना है 4। तो याद रखना दोस्तों, ये त्रिभुज तभी संभव है तो जब बाकी दो भुजाओं का अंतर ना इस 4 से, मतलब संभव नहीं है, तभी संभव है जब बाकी दो भुजाओं का अंतर इस 4 से छोटा हो जाए। क्या बोल रहा हूँ, एक बार सुन लो, ये एक त्रिभुज दिया है जिसमें ये कोण 60 डिग्री है और ये कितना है 40, ये है 4, तो ये त्रिभुज संभव है कि नहीं पूछा है। तो याद रखना ये तभी संभव होगा जब इन दोनों का अंतर, यानी कि क्या, बीसी तथा एसी का अंतर, बीसी और एसी का अंतर, बीसी माइनस एसी, ये क्या होना चाहिए, 4 से इससे कम होना चाहिए, क्या 4, और इससे ज़्यादा होगा तो संभव नहीं होगा। ठीक है, तो संभव नहीं है, यदि संभव नहीं है का तब इसका अंतर कितना होना चाहिए, 4 नहीं, 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 4.5। कब संभव होगा, जब 4 से छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इस तीनों देखो 4 से छोटा है तो ये तीनों में संभव है, बट ये अगर आ जाएगा तो संभव नहीं होगा क्योंकि 4 से ज़्यादा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, इसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैं दोस्तों हिंट देता हूँ, आप लोग बनाना है इसको और कमेंट में सभी लोग आंसर लिखना। क्या हम लोग को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये दिया हुआ है आप लोग का ए बी सी, चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ए बी सी दिया हुआ है, ए का वैल्यू है 3, ठीक है, मान लेता हूँ बी का वैल्यू है 4 और सी का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर में सारा है। आपको सबसे पहले एस निकालना होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। आप लोग इसको दोस्तों हेरोन का सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हो, ठीक है, हेरोन का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 + 4 + 5 बटा हो जाएगा 2, 4 3 7 और 5 12/2, यानी 6 सेंटीमीटर, एस का वैल्यू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सिंपल सा दोस्तों फॉर्मूला लगा देना, क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s × s - a × s - b और × s - c हो जाएगा। बस इतना कैलकुलेट करना, आपका आंसर है। आप लोग कैलकुलेट करके वैल्यू हमको बताओगे आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज संभाव्य त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रतिभुजा 6 है, तो संभाव्य त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4, a का स्क्वायर तो √3/4 हो जाएगा, और a कितना है, a है 6 तो 6 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ कटेगा कुछ, काटो करते हैं देखो, तो √3/4 6 का स्क्वायर यानी 6 × 6 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है, और फिर 2 तिया 6, तो 3 त्रिका 9 √3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 √3 देखो कहाँ, ऑप्शन नंबर 1 में। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है, आर त्रिज्या वाले और एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठफल होता है 2πrh × 2πr², ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है। बोला एक घन का आयतन 512 है तो घन का कुल पृष्ठफल कितना होगा, हमको पता है घन का आयतन क्या है, घन का आयतन होता है ए क्यू बराबर कितना दिया 512, ठीक है, यानी कि ए क्यू बराबर लिख सकते हो यहाँ पर 512 को जब इसका घनमूल निकालोगे, ऐसे कर लो, घनमूल निकालो, इसका क्या दिक्कत है, ए बराबर क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा 512 का, तो 512 का घनमूल कितना होगा 512, इसको लिख सकते हो ए बराबर √8 × 8 × 8, 3 को 8 में से 8 निकल जाएगा, यानी ए का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो क्या निकल कर आ जाएगा 8। ए का 8 आ गया तो हमको निकालो घन का पृष्ठफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठफल क्या होता है 6a² होता है ना, तो 6 × a का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो 6 × 8 = 64 हो जाएगा, तो 6 × 24 का 4, हाथ में रहा 2, 6 × 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख सकते हैं क्या है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दिया 7 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठफल होता है दोस्तों πrl, याद रखना शंकु का वक्र पृष्ठफल होता है πrl, पाई का मान लिख दो 22/7, आर का मान लिख दो 7 और एल का मान लिख दो 10, ये 7 से 10 7 कटिंग हो जाए 22, 10 से 210, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है। अगला सवाल है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य दोस्तों सभी को जोड़ दो, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं क्या क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे सभी संख्या कितना है 5 संख्या हो गया, तो 5 4 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15/5 हो जाएगा, तो 15/5 करोगे कितना आएगा, बिल्कुल बता ही दोगे आपको, आप 3 आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो, तो इसका हो जाएगा 3।
अगला सवाल पूछा है कि 5 की बारंबारता, तो देख लो, गिन लो 5 कितना बार आ रहा है, देख लो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 6 बार 5 आ रहा है, तो 5 की बारंबारता कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक से गिन लेना, आई थिंक 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका बारंबारता हो जाएगा। बोला 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। दोस्तों वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, बस 10 + 20 करो और 2 से भाग दे दो, यानी 30/2 हो जाएगा। 30/2 करोगे तो 15 आंसर हो जाएगा, 15 यानी कि सी हो जाएगा। अरे भाई रुक, सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, यानी 3 150 बार आता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता जिसका निकालना है वो बटे कुल, कुल कितना बार, 1000 बार। कितना बार आ रहा है दोस्तों, 3 कितना बार आ रहा है, 150 बार आ रहा है, तो 150 बटे कुल कितना है, 1000। ठीक है, 1000, 1 0 0 कटेगा, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 1 0, 3/20 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। और चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, असमूह घटना की प्रायिकता होती है। असमूह घटना मतलब जो घटना घटित ही नहीं होगी, मतलब जिसका कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो असमूह घटना दोस्तों यहाँ पर आप लोग का, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में मुझे गलती लग रहा है, आप लोग कमेंट में करना। 0 भी होगा और -1 भी होगा, क्यों, असंभव घटना है ना। असंभव घटना जो घटना घटित ही नहीं होती है, जो माइनस में कभी नहीं, माइनस में तो होगा ही नहीं। और 0 भी, 0 मतलब क्या, असंभव घटना हो जाएगा, वो घटना नहीं घटेगी, बिल्कुल वो मतलब चांस ही नहीं है ना, 0 चांस है, तो असंभव घटना हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर दोनों हमको लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बोल देना। तो ये रहा आप लोग का मॉडल सेट 1 सभी का सॉल्यूशन, और आप लोग साइंस का पहले अपलोड कर दिए, सोशल साइंस का जल्दी अपलोड कर देंगे। बस सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सभी को शेयर कर दिए मॉडल पर, सभी को इसका लाभ ले सके। ठीक है, धुआंधार तैयारी होगी, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। चलिए, तो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।